कथा पढ़िएगा और पढ़ के आने के लिए बोलता हूँ, तो एक चीज मैंने टॉपिक छोड़ दिया था, वो छोड़ा जानबूझ के था। वो इसलिए छोड़ा था कि मैं कल पूछूं कि आपने कितने ध्यान से पढ़ा। तो एक क्वेश्चन पूछूंगा क्रॉस एग्जामिनेशन के तौर पे, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आपने कल मैंने लेक्चर में वो बात नहीं कहा कि नहीं पढ़ा। ये बताइए, किताब बंद करिए और बताइए मुझे, आप सभी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सभी लोग बताइए, ये बताइए कि स्टेट लेजिस्लेचर, मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली कोई कानून पास कर देती है, ऑर्डिनरी बिल पास कर देती है, और काउंसिल उस बिल को नहीं पास करता है, ठीक है, काउंसिल जो है उसको नहीं पास करता है, तो क्या ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है? क्या प्रोविजन है इसके लिए कि अगर सेंटर स्टेट, जैसे जहां पे दो हैं, बाइकैमरल है, जहां पे लेजिस्लेटिव विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, विधानसभा कोई बिल पास कर देता है और विधान परिषद उस बिल को नहीं पास करता है, तो जैसा कि सेंटर के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की कहानी होती है ना, कि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, या राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास नहीं किया, तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, राइट? तो क्या स्टेट के अंदर भी ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है? बताइए, पढ़ा था आपने? मतलब इसीलिए छोड़ा था कि पढ़ा आपने, क्या नहीं पढ़ा? आपको मैं बोलता हूं कि मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक है, अब आप भी खुद से रीडिंग लगाओ एक बार, लक्ष्मीकांत की या जो भी बुक आपके पास है उसकी आप एक बार रीडिंग जरूर लगाया करो। ये मत सोचो सर ने लेक्चर दे दिया बस हो गया, ठीक है मुझे याद रहेगा। आप रीडिंग लगाओ, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं, देखो एक लाइन टू लाइन तो कोई नहीं बता सकता ना, मैंने आपको एक ब्रॉड आइडिया दे दिया, सब समझा दिया, सब कुछ एक एक चीज बता दी। अब उसमें एक बार रीडिंग लगाओगे तो आपको कुछ और चीजें भी समझ में आएंगी, राइट? तो पढ़ा था, किस किसने पढ़ा था? आपने पढ़ा था, संजीता आपने पढ़ा था? अगर पढ़ा था तो ठीक है, नहीं पढ़ा था तो भी इस क्वेश्चन का आंसर दो। बोलो भाई, ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन है? एक बात तो क्लियर ध्यान रख लो कि ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन स्टेट के अंदर नहीं, ठीक? तो क्या होगा अगर लोकसभा पास कर दे और राज्यसभा, सॉरी, अगर विधानसभा पास कर दे, विधान परिषद पास कर, अगर नहीं आया तो सुनिए, देखिए संजीता, समझाऊं कि समझ में आ गया? ठीक है, सुनिए, ऐसा है, बात को ध्यान से रखिए। जैसे बिल कैसे पास होता है आप सबको पता है, लोकसभा में जैसे पास होता है, फर्स्ट रीडिंग फर्स्ट हाउस पास करेगा, सेकंड हाउस में जाएगा, लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा पास करेगी तो लोकसभा में आएगा, तब जाके बिल दोनों हाउस से पास माना जाएगा। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट लेजिस्लेचर में अगर कोई बिल विधानसभा पास करती है, असेंबली यानी विधानसभा, असेंबली इज कॉल्ड विधानसभा एंड काउंसिल इज कॉल्ड विधान परिषद। अब मैं विधानसभा एंड विधान परिषद यूज करता हूं ताकि आपको आसानी से। विधानसभा ने कोई बिल पास किया, पास करने के बाद उसने भेज दिया काउंसिल को, यानी कि विधान परिषद को। अब उसमें वो क्या कर सकता है? चार चीजें कर सकता है, या तो एक्सेप्ट कर ले बिल को, या तो उसमें उसको कुछ कमी नजर आ रही हो, बोले कुछ अमेंडमेंट कर दे, कि अमेंडमेंट करके एक्सेप्ट कर ले, बोले कि यार ये मतलब ये अमेंडमेंट हो गया तो ठीक है, दो चीजें। तीसरा क्या कर सकता है? उसको विथहोल्ड कर दे, न कुछ एक्शन ना ले, पेंडिंग कर ले, मतलब कुछ करे ही ना। तीसरा रिजेक्ट कर दे, चौथा रिजेक्ट कर दे, चार चीजें कर सकता है। अब अगर वो पास कर देता है बिल को, बात खत्म, गवर्नर को जाएगा, ठीक है। अगर पास नहीं करता है बिल को, अमेंडमेंट के साथ पास करता है, अमेंडमेंट करके, और वो अमेंडमेंट एक्सेप्टेबल है, अगर अमेंडमेंट कर दिया और उसको असेंबली ने यानी विधानसभा ने एक्सेप्ट कर लिया, तब तो बिल पास हो गया, फिर भी गवर्नर के पास जाएगा। लेकिन अगर उसने 3 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया, एक चीज कर सकता है, या रिजेक्ट कर दिया बिल को, 3 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया या रिजेक्ट कर दिया बिल को, ठीक है। अब क्या होगा? असेंबली दोबारा से उस बिल को पास करे, क्या करे? दोबारा से उस बिल को पास करके और भेज दे किसके पास? काउंसिल के पास। अब काउंसिल फिर उसको रिजेक्ट कर दे, ऐसा कर सकती है ना, या कोई ऐसा अमेंडमेंट कर दे जो एक्सेप्टेबल ना हो किसको? असेंबली को, ठीक है। या उस पर कोई एक्शन ना ले, 1 महीने तक पेंडिंग पड़ा रहने दे, कुछ भी करे, इन किसी भी सिचुएशन में 1 महीने के बाद वो बिल डीम टू बी पास मान लिया जाएगा, ठीक है। यानी जो विधानसभा है वो मैक्सिमम, यानी विधानसभा जो बिल पास कर देती है उसको विधान परिषद मैक्सिमम 3 महीने और 1 महीना और, यानी 4 महीने तक उसको
पेंडिंग रख सकती है, विदाउट रख सकती है, लेकिन ये नहीं है कि उसको रिजेक्ट कर देगी तो रिजेक्ट हो जाए। ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है और ये तरीका है डेडलॉक को क्लियर करने का, यानी विधानसभा दोबारा से बिल पास कर देगी 3 महीने के बाद, यानी 4 महीने के बाद वो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से राज्यसभा की तरह ये पावरफुल नहीं होती है कि राज्यसभा में क्या है, नहीं पास करती है तो फिर ज्वाइंट सिटिंग बुलाना पड़ेगा, और ज्वाइंट सिटिंग ऑर्डिनरी बिल में ही बुलाया जाता है सिर्फ। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता वहां पे तो वहां ज्वाइंट सिटिंग नहीं है, फिर अगर राज्यसभा पास नहीं करती तो पास नहीं होगा बिल। गेटिंग? बात समझ में आ गई? ये एक इंपॉर्टेंट बात थी इसमें, जो मैंने सोचा था कि आपको मैं ये पॉइंट मैंने छोड़ा था कि कल डिस्कस करूंगा, इसलिए कि आप देखता हूं कितने लोग अच्छे से पढ़ गया। ठीक है, आप लोग प्लीज, मैं ये बता रहा हूं, दिस माय रिक्वेस्ट टू यू पीपल कि रीडिंग बहुत जरूरी है। ये आप लोग ध्यान रखिए, कोई यूट्यूब पे कोई टीचर पढ़ा रहा हो या कहीं पे आपको कोई आर्टिकल की समरी बता रहा हो यूट्यूब पे या कहीं और किसी और उसमें, तो उसको सुनना ठीक है, आपने सुन लिया, लेकिन आपकी रीडिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता। गेटिंग? रीडिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता है। रीडिंग करना बहुत जरूरी है, इस बात को आप याद कर लीजिए। खुद की रीडिंग, ठीक है, क्या समझ में आया? खुद की रीडिंग, क्योंकि आपने मेरी वीडियो देखेंगे, मैं कोई पॉइंट वैसे छोड़ता नहीं, लेकिन फिर भी जब आप रीडिंग करेंगे, देखिए मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि सारी चीजें कवर कर दूं, लेकिन अगर कोई चीज, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक लाइन कवर की जाए, कहीं ना कहीं कुछ छूटेगा, उसमें आप रीडिंग कराओगे लगाओगे तो गैप्स फिल हो जाएंगे। और अगर रीडिंग मतलब एक बार मेरे से पढ़ लिया उसके बाद रीडिंग लगाओगे तो एकदम सारा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है ना? कोई भी आर्टिकल एक बार आपने पढ़ लिया, कोई भी आर्टिकल कोई समझा रहा है, ठीक है, आपने उससे एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव ले लिया, समझ लिया, फिर जब आप रीडिंग लगाओगे ना तो आपको और इनसाइट्स उसमें मिलेंगे। तो जैसे कोई आर्टिकल समझा भी रहा है किसी चीज के, कोई एडिटोरियल, तो उसको ठीक है देख लिया, कोई बुरी बात नहीं है, बट आप जो है खुद भी रीडिंग लगाइए। आप जब तक रीडिंग नहीं लगाओगे तब तक आप अच्छा लिख नहीं पाओगे, इस बात को आप ध्यान रखिए, और आपको याद भी नहीं होगा ठीक से। आपको ऊपर ऊपर याद रहेगा, लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो आप कंफ्यूज होगे। इसलिए रीडिंग का अपना इंपॉर्टेंस है, सुनने का एक अपना वो है, सुन के आप समझोगे चीजों को। रीडिंग लगाओगे आपके गैप्स फिल होंगे, मतलब थोड़ा सा जो भी गैप रह जाएंगे वो फिल होंगे, और खुद की राइटिंग स्किल भी डेवलप होगी। आपको कैसे, आपको पता है कि रीडिंग से फिर राइटिंग स्किल भी डेवलप होती है, आपकी वोकैब डेवलप होगी, राइटिंग स्किल भी डेवलप होगी। आप रीडिंग नहीं लगाओगे, सिर्फ सुनोगे, तो आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। रीडिंग बहुत जरूरी है। तो रीडिंग मतलब सिर्फ लिसनिंग कैन नॉट रिप्लेस रीडिंग, एंड रीडिंग कैन नॉट रिप्लेस राइटिंग। यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स, तभी आप कर पाओगे। ठीक है ना? तो ये करना जरूरी है। ओके, चलिए, तो ये टॉपिक हो गया। अब हम लोग करेंगे, वैसे लाइट चला के चलिए, वो पंखा चला के चलाना कम हो जाएगा अगर आपने करंट रिवीजन बंद किया तो, ध्यान रखिए, क्योंकि करंट में मेरे साथ नहीं चलोगे, पीछे का जब देखोगे ना, आप पीछे का सिर्फ देखोगे तो मेरे साथ नहीं चलोगे, और मेरे साथ नहीं चलोगे तो करंट जो मैं टॉपिक लेक्चर पढ़ा रहा हूँ उसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा। ओके, तो करंट जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आज का जरूर पढ़ लो, पीछे वाला जो छूट गया तो छूट जाने दो, उसको टाइम मिले तो पढ़ो। ठीक है, मेरे साथ चलना जरूरी है, और जिस बच्चे ने भी करंट रिवीजन करके जो नहीं आया ना उसकी मैं पिटाई कर दूंगा जबरदस्त वाली, डंडा वंडे से कर दूंगा फालतू में ही। ठीक है, तो करंट रिवीजन आज के बाद हर किसी को, पीछे छूट गया ये मत याद करो, या मत सोचो कि पीछे क्या छूट गया। ठीक है, आज मैं हाई कोर्ट पढ़ा रहा हूँ, कल मुझे हाई कोर्ट का रिवीजन जरूरी है, जरूर चाहिए हाई कोर्ट का, आप रिवाइज करके आओगे, बाकी पीछे छूट गया उसको जब टाइम मिलेगा हाई कोर्ट के बाद तब देख लेना। ठीक है, क्लास रिवीजन बहुत जरूरी है। तुम लोगों को भी पढ़ाई का तरीका ही नहीं पता, अगर मेरे साथ कॉप अप करना है, मेरे साथ चलना है, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पहले पढ़ लो, टाइम मिले पीछे का भी पढ़ो, पीछे की वीडियोस देखो, और आपके पास कितनी सुविधाएं हैं। अभी अगर छूट गया तो वीडियो देख लेंगे, कंफ्यूजन है तो वीडियो देख लेंगे, हैं? ठीक है, चले, अब आप लोग आ जाइए हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट, जैसा कि आप लोगों ने सेंटर के अंदर क्या देखा था, जब आप यूनियन पढ़ रहे थे तो आपने सुप्रीम कोर्ट देखा था, यहाँ पे उसी तरीके का एक हाई कोर्ट की बात है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है। ये नहीं है कि स्टेट के लॉज अलग होंगे, सेंटर के लॉज अलग होंगे, एकदम हमारे यहाँ लॉज हैं, कुछ लॉज सेंटर के हैं, मतलब सेंटर के लॉज तो सब जगह अप्लाई हो रहे हैं, स्टेट के लॉज अपने अपने स्टेट में अप्लाई होते हैं, लेकिन लगभग इंटीग्रेटेड है। तो इसमें कोई वो नहीं है, अल्टीमेटली आईपीसी सब जगह अप्लाई हो रहा है, सीआरपीसी हर जगह अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह अप्लाई हो रहा है, एविडेंस एक्ट हर जगह अप्लाई हो रहा है, लोकल लॉज अलग है, वो अलग बात है, लेकिन लगभग जो मेन कानून है वो पूरे इंडिया में बराबर है। क्रिमिनल लॉ सब
जगह लगभग सेम ही है, थोड़े बहुत एक्सेप्शन प्रोसीजरल लॉज को छोड़ के। ओके, तो इंडिया के अंदर जो है हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे बैठा हुआ है, उससे नीचे हाई कोर्ट्स हैं, उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो हाई कोर्ट की बात करने जा रहे हैं। हमने क्या बात की थी उसकी, क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट की बात की थी। आप लोगों ने लेक्चर ठीक से देखा है? अगर नहीं देखा है तो दोबारा जाके देख लीजिएगा। देखिए, हाई कोर्ट मैंने आपको बताया पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 6 के अंदर आपका आर्टिकल कहां से 200, आपने 214 से लेकर हैं और 232 तक, 232 तक, ठीक है ना, क्या है, हाई कोर्ट की बात करता है, ठीक है ना। और ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 5 है। पार्ट 5, 6 तो सबऑर्डिनेट कोर्ट। हाँ, पार्ट 6 का चैप्टर 5, सॉरी, पार्ट 6 का चैप्टर 5 है, ठीक है। और चैप्टर 6 जो है वो क्या बात करता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करता है। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात है 214 से लेकर और 231 तक जो है, 231 32 तक क्या क्या बात है? हाई कोर्ट के बारे में बात है, ठीक है ना। ओके, अब हाई कोर्ट यहां से तो आया नहीं है। हाई कोर्ट का ओरिजिन देखिए आप, हाई कोर्ट का ओरिजिन 1862 में है। कब है? 1862 में है। और क्यों हाई कोर्ट का ओरिजिन 1862 में है? आप लोगों को मैंने याद करो बताया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, याद है? याद है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 मैंने तब बताया था जब मैं रिवीजन करवा रहा था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लोगों को नहीं पढ़ाया है मैंने, लेकिन मैंने आप लोगों को जब रिवीजन कर रहा था तो मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था। थे आप रिवीजन? जब मैं पीसीएस वाला रिवीजन करा रहा था, आपने मैं ट्रेन नहीं किया, लेकिन मैंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बताया था। उसमें बताया था कि हाई कोर्ट के प्रोविजन आए थे, ठीक है। हाई कोर्ट एक्ट का ओरिजिनेट हुआ था, तो उसके बेसिस पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के अंदर, ठीक है ना, 1861 के अंदर जो क्या नाम है, चार्टर एक्ट ऑफ 1861 आया था, उसके बाद 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के अंदर जो है ये हाई कोर्ट को ओरिजिनेट किया गया, ठीक है ना। इन 1966 फोर्थ हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इलाहाबाद। उसके बाद 1866 में इलाहाबाद में हाई कोर्ट बनाया गया। तो 4 हाई कोर्ट सबसे पुराने हाई कोर्ट हैं। कौन कौन से? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये तो एक साथ के हैं, ठीक है ना। और 1866 में इलाहाबाद में भी हाई कोर्ट बना है, ठीक है ना। ओके, और बाद में फिर इसके बाद हमारे पास हाई कोर्ट चेंज हुआ और 2019 के अंदर हमारे पास जो है मतलब हर स्टेट के पास तो अपना हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन 25 हाई कोर्ट्स हमारे पास हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 25 हाई कोर्ट्स। अब आप पीछे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से हाई कोर्ट हैं। देखें आप एक बार, इसका जो नोट्स दे रखे हैं उसको आप देखिए, दिया है, टेबल दिया है, नहीं दिया? टेबल देखिए आप, ठीक है ना। यहाँ पे टेबल देखेंगे आपको तो आपको समझ में आएगा कि हाई कोर्ट कहाँ है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में बना है। उत्तर प्रदेश बेंच इसकी लखनऊ में भी है, ये आपका 34.1 पे है। आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश 2019 के अंदर आंध्र प्रदेश अमरावती उसका हाई कोर्ट। बॉम्बे 1862 में, कलकत्ता भी 1862 में और मद्रास भी 1862 में रहेगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट के पास सिर्फ बॉम्बे नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र है, गोवा है, दादर नगर हवेली है और दमन दीव है। इतने जुरिस्डिक्शन उसका है। और इसका बेंच जो है, यानी हाई कोर्ट तो मुंबई के अंदर है, लेकिन बेंच इसका नागपुर में है और पणजी में है और औरंगाबाद में। बेंच भी है हाई कोर्ट के, ठीक है ना, बेंच बना सकते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल को देखता है, साथ साथ में अंडमान एंड निकोबार का भी जुरिस्डिक्शन देखता है, ठीक है, कलकत्ता। ओके, और पोर्ट ब्लेयर में इसका एक बेंच भी है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है छत्तीसगढ़ 2000 में बना है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में। और दिल्ली का अपना हाई कोर्ट 1966 में बना है, दिल्ली का हाई कोर्ट। गुवाहाटी 1948 में बना है। और ये गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है आसाम, नागालैंड, ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इनको देखता है। और गुवाहाटी बेंच है कोहिमा में, आइजवाल में और ईटानगर में है इसके बेंचेस। गुजरात को देखता है, हिमाचल प्रदेश, बाकी सब तो अपने अपने को देखते हैं। जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को देखता है, ठीक है। ओके, उसके अलावा जो है और केरला हाई कोर्ट वो लक्षद्वीप को देखता है, ठीक है। ओके, एर्नाकुलम में उसका बेंच है।
वो मतलब कोर्ट है आपका केरला का, और केरला लक्षद्वीप को देखता है। तमिलनाडु जो है वो मद्रास जो है, मद्रास हाई कोर्ट, वो तमिलनाडु और पुडुचेरी को देखता है। ओके, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को देखता है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने टोटल हमारे पास जो है जो 1875 में ये भी हाई कोर्ट आया है, पंजाब और हरियाणा। तो बेसिकली हमारे पास कुछ हाई कोर्ट जो हैं जो 18 के हैं, जैसे कर्नाटका 1884 में आया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट्स हैं, जैसे 1862 के कुछ हाई कोर्ट याद रखिए, इलाहाबाद 1866, 1884 के अंदर कर्नाटका, ये पुराने हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है ना, 1875 के अंदर जो है आपका पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। तो ये हाई कोर्ट की वो है, मतलब हाई कोर्ट है हमारे यहाँ, और 25 हाई कोर्ट हैं अभी तक। ठीक है, जो कि सारे यूनियन टेरिटरीज को और हाई कोर्ट्स को देखती हैं, और एक एक हाई कोर्ट को आपको पता है कि 2 या 3 तक स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरीज को देख रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि एक हाई कोर्ट 2 या 3 स्टेट को भी देख सकता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई? तो हमारे हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अब 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, टोटल। अब इनका जुरिस्डिक्शन अपना अपना एरिया जो कि डिसाइडेड है ऑलरेडी, पता है कि यहीं तक। तो इनकी जो भी कमांड होती है, जो चीज भी होती है, वो अपनी जुरिस्डिक्शन में ही लागू होती है। गेटिंग? यानी हाई अगर अगर वो क्या नाम है उसमें है यूपी में, तो यूपी के ऊपर लागू होगा। ठीक है, और जो जो जुरिस्डिक्शन मैंने आपको दिखाया, जुरिस्डिक्शन मतलब किस एरिया में इनकी बात को लागू किया जाता है, कहां तक के लिए फैसला कर सकते हैं, और इनके ऊपर अगर कोई केस दायर करना है तो कौन से लोग, कौन से एरिया के लोग यहाँ पे केस दायर कर सकते हैं। गेटिंग? ओके, हर हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस होगा, और सच नंबर ऑफ जजेज होंगे जो प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम नेसेसरी समझेगा अपॉइंट करना। अपॉइंटमेंट कैसे होगा? देखो, जज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एक बात तो याद रख लें, कौन अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट के जज को? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है, द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो स्टेट से, जैसे मैंने बताया था आपको गवर्नर वाले में, कि कंसल्ट करेगा प्रेसिडेंट, किससे? गवर्नर से प्लस चीफ जस्टिस से करेगा। तो गवर्नर से कंसल्टेशन करता है अपॉइंट करते टाइम, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका उसमें मैंने आपको फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस वो सब बताया था। सेकंड जजेस केस में बोला है द सुप्रीम कोर्ट रूल आउट दैट नो अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी मेड अनलेस इट इज कंफर्मिटी विद द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें सेकंड जजेस केस में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड जजेस केस के अंदर यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ओपेंड इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट विद द कॉलेजियम ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेस। वो याद करो, वो कंसल्टेशन वाला प्रोसेस। फिर 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन कह दिया। वो पूरी बात आपको याद होगी। अब क्या है, जज बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, कौन बंदा जज बन सकता है? तो एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो। ठीक है, अपॉइंटेड जज हाई कोर्ट, तो उसके लिए सबसे पहली शर्त क्या है? ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, ही शुड हैव a judicial officer in the territory of India for 10 years। जुडिशियल ऑफिसर मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो कोई, ठीक है ना, 10 साल तक के लिए, या एडवोकेट रहा हो 10 साल के लिए हाई कोर्ट का या दो, एक हाई कोर्ट का या 2 हाई कोर्ट का 10 साल तक जज रहा हो, वो एडवोकेट रहा हो। जैसे मेरा दिल्ली हाई कोर्ट में रजिस्ट्रेशन है, अब मेरा 7-8 साल से ज्यादा होता जा रहा है, 8 साल से ऊपर हो गया। अब 2 साल के बाद मैं एलिजिबल हो जाऊंगा हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। ठीक है ना, एलिजिबिलिटी रहेगी, आपको चाहे बनाए ना बनाए वो अलग बात है, बट यू विल बी एलिजिबल, राइट? From the above, it is clear that the Constitution has not prescribed a minimum age for। अच्छा, इसके लिए कोई हाई कोर्ट के जज के लिए कोई मतलब वो भी नहीं, नहीं, वो क्या कहते हैं, मतलब कोई क्वालिफिकेशन और इसके अलावा नहीं जज बनने की। मतलब या आप सिर्फ एडवोकेट हो 10 साल के लिए, या आप जुडिशियल ऑफिसर हो, ठीक है, तो आप बन सकते हैं। मतलब इसके लिए कोई हाई कोर्ट के जज बनने के लिए नहीं कि आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा। समझ रहे? From the above, it is clear that the Constitution has not prescribed minimum age, और एज कोई अपॉइंटमेंट का है नहीं हाई कोर्ट के जज का। ठीक है ना, moreover the Constitution, unlike in case of Supreme Court, the Constitution make no provision for appointment of the distinguished jurist as a judge of the Supreme Court, High Court। अब किसी को लगता है कि कोई जूरिस्ट है, प्रेसिडेंट को लगता है कि यार ये जूरिस्ट है और ये बहुत बढ़िया जूरिस्ट है, ठीक है ना, तो इसको हम एज अ हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर दे तो कर सकते हैं। ओथ एंड अफर्मेशन इनको कौन दिलवाएगा? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, होता है, इसके ऊपर बनता है। पर्सन जो भी जज ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट होगा, ठीक है ना, वो ऑफिस में एंटर करने से पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन का एलिजेंस वगैरह से के लिए वो ओथ लेगा। क्या लेगा? ओथ लेगा। उसको ओथ कौन दिलवाएगा? गवर्नर दिलवाएगा, या कोई बंदा जो गवर्नर जिसको अपॉइंट करे कि भाई इसको ओथ दिलवा दो। ठीक है, ओके। हाई कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलवाता है?
गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। अब मान लो कि कोई सैलरीज अलाउंसेस वगैरह जो होते हैं, सैलरी ध्यान रखो, अलाउंसेस एंड सैलरी हाई कोर्ट के जज की वो डिटरमाइन करेगा पार्लियामेंट। कौन करेगा? ठीक है। और उसकी जो सैलरी होगी वो देगा कौन? बोलो, कहां से दिया जाएगा उसकी सैलरी? कंसल्टेंट फंड ऑफ स्टेट से दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और वो 50% पेंशन भी पाएगा रिटायरमेंट के बाद, ठीक है ना। तो कंसल्टेंट फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। कंसल्टेंट फंड, भाई ले लो इधर आ जाओ, क्लियर है? ओके, आपको लगता है कि क्या नाम है, आपको याद है मैंने बताया था आप लोगों को कि सैलरी जो है वो कंसल्टेंट फंड ऑफ स्टेट से दी जाएगी और पेंशन कंसल्टेंट फंड ऑफ इंडिया से दिया जाएगा, याद है? वो क्यों दिया जाता है बताया ना? ठीक है। उसके बाद में टेन्योर ऑफ द स्टेट। अब टेन्योर ऑफ द जज का टेन्योर क्या है? 62 साल। कहां तक? 62 ईयर्स। और ठीक है, 62 ईयर से तक रहेगा। वो रिजाइन भी कर सकता है प्रेसिडेंट को लिखते हुए, ठीक है। और उसको भी हटाया कैसे जाएगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जिसको हटाया जाता है ना, इम्पीचमेंट करना पड़ेगा, उसी तरह से इसको भी हटाया जाएगा, ठीक है ना। ओके फाइन। अच्छा, उसके अलावा जो है रिमूवल के लिए वही सारा वही है, मतलब इम्पीचमेंट वगैरह वो सारा प्रोसेस सब कुछ, ठीक है। ओके, हाँ वो सारा कहानी वही है कि मतलब स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट वो पूरा करेगा जैसे उसको, तब जाके होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। मतलब नॉर्मली सारा प्रोसीजर वही है, ठीक है ना। ओके, जजेस का ट्रांसफर भी हो सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो सकता है जजेस का, ये है। ओके, लेकिन आर्बिट्रेरी ऐसे नहीं करोगे। एक्टिंग जजेस चीफ जस्टिस कौन होता है? एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन होता है? भाई अभी चीफ जस्टिस नहीं कोई अपॉइंटेड है, चीफ जस्टिस कोई नहीं है, तो क्या होगा? एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। गेटिंग? समझ में आ गई बात? ठीक है। उसके अलावा एडिशनल जजेस वगैरह भी अपॉइंट हो सकते हैं, जरूरत पड़ने पर रिटायर्ड उनको भी लाया जा सकता है। हाई कोर्ट भी इंडिपेंडेंट है, किस में? मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में। भाई वो सेंट्रल गवर्नमेंट तो इन्फ्लुएंस नहीं करती है, कैबिनेट वगैरह इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कैबिनेट कमेटी वगैरह इन्फ्लुएंस नहीं करती है, कैडिंग, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम है अभी। ओके, उसी तरह सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, कोई ऐसा नहीं है इम्पीचमेंट करना पड़ेगा, ऐसे तो हटा नहीं सकते आप, ठीक है। फिक्स सर्विस कंडीशन है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। चार्ज होगा, एक्सपेंसेस जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज है, ठीक है। कहां पे चार्ज है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे। और पेंशन जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज है, ठीक है। नहीं, और कंडक्ट ऑफ जज जो है वो डिस्कस भी नहीं हो सकता कहीं भी, ना पार्लियामेंट में ना कहीं पे, ठीक है ना। और रिटायर प्रैक्टिस, मतलब उस हाई कोर्ट में वो बंदा एज एडवोकेट भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है अगर जज जहां से जज रिटायर हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, ठीक है ना। अदर हाई कोर्ट में भी कर सकता है, फाइन। देखो लिखा हुआ है ना, द रिटायरमेंट ऑफ द परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट्स। मतलब अगर वो एज एडवोकेट काम करना चाहे, क्योंकि हर एडवोकेट जो जज होता है वो एडवोकेट होना उसका कंपलसरी है, बिना एडवोकेट हुए वो जज तो हो नहीं सकता। तो वो बाद में उसका मन करे, क्योंकि एडवोकेट की कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती। अब उसका मन कर रहा है कि मैं 70 साल का 80 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैं भाई एक्सपीरियंस इतना है तो मैं कहीं उसी हाई कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करूं जहां पे वो जज था। अब जब जहां पे वो जज था, जाहिर सी बात है उसके सब जूनियर है जज। अब वो अगर एज अ प्लीडर पहुंच गया तो वो लोग तो इन्फ्लुएंस कर देगा उनको, भाई उसके जूनियर हैं तो वो उनको वैसे ही इन्फ्लुएंस कर देगा, वो लोग बायस्ड हो सकते हैं, उसके फेवर में जजमेंट दे सकते हैं। तो इस वजह से यह है कि उस हाई कोर्ट में जहां से आप रिटायर हुए हो वहां पे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते एज एडवोकेट, ठीक है ना। एज ए जज जहां रिटायर हुए हो वहां पे क्या नहीं हो सकते? प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई? ये बैन है प्रैक्टिस में। हाँ, दूसरे हाई कोर्ट में कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे आपका इतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा, या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है? अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पनिश करने की भी पावर होती है, अगर कोई कोर्ट कंटेम्प्ट करता है कोई तो उसको पनिशमेंट दे सकता है। फ्रीडम टू अपॉइंट इस स्टाफ, अपने स्टाफ को अपॉइंट करने का भी उसको फ्रीडम होता है। जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी, उसकी जुरिस्डिक्शन को कर्टेल भी नहीं किया जा सकता। और सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, उसको एग्जीक्यूटिव से अलग है, आपको पता ही है कि एग्जीक्यूटिव जो होगा वो जज वो नहीं होगा, है ना, अलग होगा। जुरिस्डिक्शन ऑफ द पावर, जुरिस्डिक्शन ऑफ द पावर ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में पावर क्या होती है? तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, रिट जुरिस्डिक्शन है, अपीलेट है, सुपरवाइजरी है, कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और जुडिशियल रिव्यू, ये सारा उसके पास भी पावर है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसका देखो क्या है, जो पावर है हाई कोर्ट की, आप लोग है ना, वो फर्स्ट इंस्टेंट में जो सुनता है उसको बोला जाता है हाई कोर्ट में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यानी डायरेक्टली हाई कोर्ट को ही जाएगी, ठीक है। तो हाई कोर्ट किन मैटर्स में जा सकते हैं?
मान लो मैटर कोई एडमिरल्टी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई मैटर हो, डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से कोई डिस्प्यूट हो, ठीक है, रेवेन्यू मैटर कोई हो जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर कोई मैटर रहा हो, या फंडामेंटल राइट किसी सिटीजन का वायलेट हुआ हो, या कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब ऑर्डर कोई ट्रांसफर किया गया हो सबऑर्डिनेट कोर्ट से, ठीक है, ओके, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना हो, ठीक है, और द 4 हाई कोर्ट्स कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है हायर वैल्यू में, हायर वैल्यू में इनके पास डायरेक्टली भी जा सकता है आदमी, बहुत ज्यादा वैल्यू का अगर वो है क्या वैल्यू की प्रॉपर्टी है तो उसमें जो है हायर वैल्यू की प्रॉपर्टी के लिए वो डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है लोग। इन 1973 कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास हाई कोर्ट आल्सो ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, को ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी है। दिस वाज फुल्ली अबॉलिश्ड बाय द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। पहले जो है इनके पास क्रिमिनल कोड का भी जुरिस्डिक्शन था कि डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकते हो, लेकिन अब डायरेक्टली हाई कोर्ट आप नहीं जा सकते क्रिमिनल केस में, पहले ट्रायल कोर्ट जाओ नीचे, उसके बाद आप जाओगे क्रिमिनल मैटर में, ठीक है ना। इसको बाद में क्रिमिनल प्रोसीजर ने कोड ने 1973 में हटा दिया गया, पहले था। लेकिन हायर वैल्यू के लिए सिविल कोर्ट में अभी भी है, सिविल कोर्ट के तो में अगर ज्यादा वैल्यू का है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकते हो लोअर कोर्ट के बजाय, ठीक है। रिट जुरिस्डिक्शन है, अगर आपका हाबिस कॉर्पस, मैंडामस, सर्शियोरी, क्यू वारंट इनमें से कुछ भी है तो आप आर्टिकल 226 के तहत मैंने बता रखा है, आप डायरेक्टली रिट जुरिस्डिक्शन के तौर पे डायरेक्टली सुप्रीम हाई कोर्ट जा सकते हो, राइट, क्लियर। उसके बाद में आपका अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, कोई सिविल मैटर हो, कोई क्रिमिनल मैटर हो, अपील करते हुए तो आप जा ही सकते हो, फाइन। आप जैसे फर्स्ट मतलब आप लोअर कोर्ट में हो, लोअर कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, किसी भी उसके लिए मतलब क्रिमिनल केस के लिए हो या सिविल केस के लिए, दोनों के लिए आप जा सकते हो, ठीक है ना। अब इसको आप एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कैपिटल पनिशमेंट मिला हुआ है, लोअर कोर्ट देता है तो वो कन्फर्मिटी में के साथ देगा हाई कोर्ट के, अगर मतलब उसको हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा, अगर मान लो लोअर कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सजा दे दी किसी को तो हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा उसको, ऐसे नहीं दे सकते, ठीक है ना। और हाई कोर्ट, और अगर किसी को जाना है हाई कोर्ट में तो उसको सर्टिफिकेशन मिलता है हाई कोर्ट का कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा सुपरवाइजरी जुडिशन हो सकता है, मतलब सुपरविजन करता है, सारी चीजों को देखता है कि भाई सही से सारे काम हो रहे हैं नहीं हो रहे। हाई कोर्ट के पास पावर है कि जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ट्रिब्यूनल्स हैं, उन सबको सब सुपरवाइज भी करता है, ठीक है। उसके अलावा सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर कंट्रोल भी करता है वो कि कैसे मतलब कोई भी मैटर है तो उसमें क्या है, जजेस कैसे फैसला दे रहे हैं, क्या है, वो सारा देखता भी है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, सारी बातें उसकी भी रिकॉर्ड की जाती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की जाती है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा भी दे सकता है, वो मैंने बताया था आप लोग को। ये भी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, स्टेट के रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनका जुडिशियल रिव्यू ये भी कर सकता है, ठीक है। हाई कोर्ट के पास भी है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक कर सकता है, ठीक है। और वो ऑर्डर जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की देख सकता है, ठीक है, जो बहुत सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उनकी भी देख सकता है, ठीक है, उनको डिक्लेयर कर सकता है इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, इनवैलिड भी कर सकता है, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब, लेकिन अब ये अगर हो आर्टिकल 13 या 226 मतलब ऐसा है कि दो द फ्रेज जुडिशियल रिव्यू हैज नो वेयर been used in the constitution, the provision of article 13 and 226 explicitly confer the power of judicial review in high court. So constitutional validity of the legislative enactment of an executive order can be challenged the high court. तो कोई भी executive order है अगर वो fundamental right को infringe करता है, ठीक है, या कंपिटेंट अथॉरिटी से बाहर का कोई जुडिशन है या इसी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज है तो उस एक्शन को चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन को चैलेंज किया जा सकता है, किसमें, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को, या ऐसा कोई स्टेट का कोई लेजिस्लेटिव मैटर होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है तो उसको भी हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। समझ में आ गई बात। तो ये है पूरा। अब इसमें आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, एक तो आर्टिकल 214, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वाला 215, ठीक है, ओके, अपॉइंटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द ऑफिस 217, ओके, ओथ ऑफ द जजेस आर्टिकल 219, restriction on the practice of the being a permanent judge 220 and 220, transfer of the judge from one high court to another 222, ठीक है, power of high court to issue certain writs 226, ठीक है, power of subordinate over the all courts by the high court 227, 228 transfer of certain cases to high court। बस इतना अगर याद रखते हो तो बस ठीक है।
ठीक है, फाइन। तो ये एक हाई कोर्ट का है। आप एक बार हाई कोर्ट की रीडिंग लगा लीजिएगा, कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप कर लीजिएगा। बाकी सारी सम बातें हैं, कुछ बातें ऐसी हैं अगर आप लोगों को अपीलेट जुरिस्डिक्शन में थोड़ा सा कोई दिक्कत होगी, अपीलेट जुरिस्डिक्शन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो ये है कि लोअर कोर्ट से कहीं भी आपको ऊपर जाना है तो अपीलेट के थ्रू ही जाओगे, क्रिमिनल मैटर हो या सिविल मैटर हो। और इसमें यह है कि अगर किसी को डेथ सेंटेंस दे देता है लोअर कोर्ट तो अपने आप ही अपील कर सकते हैं, अपील से जा सकता है। तो यहाँ पे है कि मतलब सेशन कोर्ट अगर किसी को सेंटेंस देता है तो वो क्या नाम है, कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ राइट अगर डेथ सेंटेंस है तो एज अ मैटर ऑफ राइट जा सकता है, ठीक है ना। और अपील के लिए नहीं तो सर्टिफिकेशन लेकर भी जा सकता है। तो कुल मिलाकर और सिविल मैटर में भी जा सकता है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नॉर्मली आदमी के हाई कोर्ट में नहीं है, लेकिन अपीलेट के थ्रू है, अपील करते हुए आप जा सकते हो, अपील करते हुए आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये है। तो सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन मतलब सुपरवाइज भी करता है, हाई कोर्ट के पास पावर है सुपरिंटेंडेंस करना ट्रिब्यूनल को और अदर कोर्ट्स को। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, आई समझ में, कोई डाउट है?